हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीयू एकेडमी। आज की वीडियो हम आगे रूप वर्णन है जो कि विद्यापति की पदावली से चल गई है। यहाँ पे हम पद 4 से 6 तक के देखने वाले हैं। 1 से 3 तक के पद आ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है। रूप वर्णन के जो लेखक हैं वो हैं विद्यापति, संपादक हैं शिव प्रसाद सिंह। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पद देखिए, चौथा पद है हमारा। जुगुल सेलसिम हिमकर देखल, एक कमल दुहु ज्योति गे, फुलली मधुगी फुल सिंदूर लोटायल, पांति वस इली गंज मोती गे, आज देखल जति के पतियायत, अपूर्व विहि निर्मात गे, विपरीत कवक कदली तग शोभित, थल पंकज के रूप गे, तथहु मनोहर बाजन बाजय, जनि जागे मनसीज भूप रे, भनई विद्यापति पुरूब पुण्यतः, ऐसनी भजहे रसमंत रे, बूझल सकल रस निप शिव सिंध, लखिमा तेई कर कंत रे। यहाँ पे जो आपका संदर्भ रहेगा वो पहले जैसे ही रहेगा, संदर्भ में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं। प्रस्तुत पद विद्यापति की पदावली से के रूप वर्णन खंड से लिया गया है। इसके रचनाकार मैथिली कोकिल विद्यापति तथा इसके संपादक डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह हैं। ठीक है। यहाँ पे हमें सौंदर्य वर्णन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। चलिए प्रसंग देखिए। प्रसंग है नायिका की सखी अथवा दूती। ठीक है। नायिका की सखी या दूती कुछ भी कह सकते हैं, तो आप इसे अगर चाहें तो इस तरह से काट भी सकते हैं। सिर्फ आप इतना ही नोट कर लीजिए अपने में कि नायिका की सखी नायिका के सौंदर्य का वर्णन कर नायक को उसके प्रति अनुरागी बनाने का प्रयास कर रही है। यानी कि जो नायिका की सखी है वो क्या कर रही है, नायक को उसके सौंदर्य के बारे में बता रही है, जिससे क्या हो कि नायक जो है वो उसकी ओर आकर्षित होने लगे। ठीक है। व्याख्या देखिए। हमने 2 पर्वतों की सीमा मध्य में चंद्रमा का दर्शन किया। अभिप्राय यह है कि दोनों अतुंग कूचों के संधि स्थल के ऊपर मुख चंद्र को उदय होते देखा। उसी स्थान पर कमल रूप मुख में प्रकाश बिंदु रूप नेत्र दिखाई दिए। पुष्पित मधुरी का फूल सिंदूर में लौट रहा था, अर्थात अरुणिमा संयुक्त उसके भाल में सिंदूर की लाल बिंदी लगी हुई थी। यहाँ पे देखिए बात की गई है कि माथे पर क्या थी, सिंदूर की लाल बिंदी लगी हुई थी। यही नहीं, उसमें गज मोतियों की पंक्ति बैठी हुई थी। अभिप्राय यह है कि दांतों की पंक्ति बद्ध छवि पंक्ति विजदित गज मुद्राओं की भांति जान पड़ रही थी। यानी कि यहाँ पे क्या है कि बताया गया है कि जो दांत हैं वो दिख रहे थे, और मतलब वो मुस्कुरा रही थी। यहाँ पे कह सकते हैं नायिका जो है वो मुस्कुरा रही थी और उसके माथे पर एक सिंदूर की बिंदी लगी हुई थी। ठीक है। वह विधाता की इतनी अपूर्व रचना थी कि आज हमने उसे जितना देखा उस पर कौन विश्वास करेगा। अर्थात उसका सौंदर्य इतना अद्भुत, अपूर्व और अद्वितीय था कि समानतः उसके वर्णन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर आपने आज जो देखा, मतलब आपने नायिका को जो देखा, वो इतनी सुंदर थी कि अगर मैं किसी को बताऊं भी कि मैंने कितनी सुंदर लड़की को देखा तो कोई यकीन ही ना माने। वह विधाता की अनोखी सृष्टि थी। उल्टे स्वर्ण कदली के स्तंभ के समान उसकी चिकनी और एवं शीतल जांघाओं के नीचे कमल के समान उसके चरण सुशोभित थे। उन चरणों के मनोहर घुंघरू बज रहे थे जिसको सुनकर कमोद्दीपन हो जाता था। तात्पर्य यह कि उसके नुपुरों की उन्मादक मधुर निनाद काम भावना को जगा रही थी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नायिका है उसके पैरों में जो पायल थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, और उसके पायल की जो घुंघरू की आवाज़ थी वो आकर्षित कर रही थी। ठीक है। विद्यापति कवि कहते हैं कि जो रसिक ऐसी बाला को भजता स्मरण करता है तो उसके
पुराकृत पुण्यों के परिणाम स्वरूप हो पाता है। इसके स्वरूप रस की जानकारी तो लिखमादेई के पति राजा शिव सिंह को ही है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं विद्यापति जी कि अगर ऐसी लड़की, ऐसी बाला का कोई स्मरण करता है, कोई उसे याद कर पाता है, तो ये उसके पुराने जन्म के जो पुण्य हैं उन्हीं का फल है। और इसकी जो संपूर्ण जानकारी है वो लिखमादेई के पति राजा शिव सिंह को ही है। ठीक है, आगे देखिए। भाषा है इसकी मैथिली, श्रृंगारस है, पद छंद पद है, और अलंकार जो है वो गुपातिशयोक्ति और उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है चांद साग लय मुख घट ना करू, लोचन चकित चकोरे, अमित धोए आचर धनी, ओछली दह दिसी भेल उंजोरे, जुग जुग के बही बूढ़ निगस उर, कामिनी कोने गडली, रूप स्वरूप मोहे कह इत असंभव, लोचन लागी गहली, गुरु नितंब भगे चलय ना, पागय माज खनी खिनी निमाई, भागी जाइत मनसिज धरी, राखेली त्रिवली लता अरुछाई, भनई विद्यापति अद्भुत को तो ई सब वचन स्वरूपे, रूप नारायण ई रस जनधि, शिव सिद्ध मिथिला भूपे। यहाँ पे देखिए संदर्भ आपका वही रहेगा, संदर्भ में कोई चेंज नहीं है। प्रसंग देखिए, नायिका की दूती या सखी नायक से उस नायिका के सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है। अभी यहाँ पे सौंदर्य वर्णन चल रहा है जिसमें नायिका कहती है, सॉरी नायिका की जो सखी है वो कहती है नायक से, चंद्रमा की साग लेकर उस सुंदरी का मुख की रचना की गई। तो यहाँ पे जो नायक है उससे उसकी नायिका की सखी कहती है कि ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा की साग जो है उसे लेकर जो ये नायिका है या सुंदरी है, इसके मुख की रचना की गई है, जिसे देखकर चकोर के नेत्र आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कि चकोर जो है वो भी इसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। आंखें उसके मुख को निहारती रह जाती हैं। इनकी आंखें जो है वो नायिका की सौंदर्यता को निहारती रह जाती हैं। उस रमणी ने अमृत जल से धोकर जब अपने मुख को आंचल से पूछा तो दसों दिशाओं में उसके मुख चंद्र का आलोक फैल गया। युग युग के ब्रह्मा का हृदय तो निरस है, तब ज्ञात नहीं ऐसी सुंदर कामिनी की रचना किसने की है। विधाता ने तो निश्चय ही इसे नहीं रचा है, क्योंकि उसके सृष्टि सारे संसार में कहीं भी नहीं दिखाई पड़ती। उसने रूप का सौंदर्य वर्णन मैं कर पाने में असमर्थ नहीं हूँ। नेत्र बराबर उसी के सौंदर्य अवलोकन में लगे रहते हैं। यहाँ पे जो कवि हैं वो सीधा सीधा बस इतना कह रहे हैं कि जो नायिका की सखी है वो नायक से कहती हैं कि ये जो सौंदर्य है, ये नायिका का जो सौंदर्य है वो बहुत ही अद्भुत है। चंद्रमा से इसका सौंदर्य को लिया गया है। जब इस नायिका के सौंदर्य को कोई देखता है तो बस वो देखता ही रह जाता है। चकोर भी उसे देखकर अचंभित हो जाती है। साथ ही ये जो रचना है ये ब्रह्मा की रचना नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसी कोई रचना और है ही नहीं। तो इसे ब्रह्मा ने या विधाता ने तो नहीं रचा होगा। ठीक है, और साथ ही कवि कहते हैं कि इसका जो नायिका है उसका सौंदर्य का जो वर्णन है मैं इसे कर पाने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि जो नेत्र हैं उसी के सौंदर्य को देखने में लगे रहते हैं। वह सुंदरी अपने भारी नितंबों के भार से चल नहीं पा रही है। उसकी कटी क्या है, मानो क्षीणता की खान है। अभिप्राय यह है कि उस नायिका की कटी अत्यंत क्षीण पतली है। उसकी इतनी क्षीण कटी यानी कि कमर कहीं टूट ना जाए, इसने कामदेव ने विवली रूप लता में उसे उलझा रखा है। तो यहाँ पे ये कह गए हैं कि कमर जो है उनकी बहुत पतली है, और इतनी पतली कमर है कि कहीं वो चलने से या वजन लेने से टूट ना जाए। कवि विद्यापति कहते हैं, मैंने जिस रूप को शब्दों में बांधा है वह अत्यंत ही अनूठा और कौतूहल से भरा हुआ है। मिथिला के राजा शिव सिंह नारायण रूप इस रूप रस को भली भांति समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैंने जिन शब्दों में जो सौंदर्य का वर्णन किया है उन शब्दों को जो मिथिला के राजा शिव सिंह हैं वही समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए,
विशेष में इस पद में कवि की मौलिक वन शक्ति का परिचय मिलता है। इस पद से कवि की मौलिक वन शक्ति का परिचय मिलता है, ये 2 बार हो गया। उसकी स्वच्छंद एवं मौलिक सूझ का पता चलता है। विद्यापति की नायिका की रचना चंद्रमा के साग अंश से की गई है। उसके सौंदर्य से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही हैं। उसके सौंदर्य वर्णन में कवि अपने को असमर्थ पा रहा है। वह सोच रहा है कि ऐसी अद्भुत सौंदर्य गति की रचना किसने की है। ठीक है, उसके बाद देखिए भाषा इसकी मैथिली है, अलंकार दीपक और व्यतिरेक अलंकार है, श्रृंगार रस है और छंद जो है वो पद है। आगे देखिए नेक्स्ट है, माधव की कह सुंदरी रूपे कतेक जतन भी आनी, समागल देखल नयन स्वरूपे, पल्लव राज चरण जुग शोभित, गति गजराज कभाने, कनक कदली पर सिंह समागल, तापर मेरु समाने, मेरु उपर दुई कमल फुलायल, नाल विना रुचि पाई, मणिमय हार धार बहु सुरसरी, ताऊ नहीं कमल सुखाई, अधर बिंबसन दसन दामिन, विजुगबि शशि उगधिक पासे, राहु दूर बस नियरो न आवधि, ते नहीं करथि करासे, सारंग नयन बसन बयन पुनि सारंग, सारंग तसु समधाने, सारंग उपर उगल दस सारंग, केली करई मधुपाने, भनई विद्यापति सुनवर जोबती, एहन जगत नहीं आने, राजा शिव सिंह रूप नारायण, लाखीमा देईपति भाने। यहाँ पे देखिए संदर्भ देखते हैं, संदर्भ वही है, ठीक है, संदर्भ में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं है। प्रसंग देखिए, इसमें कवि विद्यापति ने नायिका अर्थात राधा के अनिग्न सौंदर्य का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में सखी नायक श्री कृष्ण के समक्ष नायिका राधा के सौंदर्य का वर्णन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सौंदर्य वर्णन है जो कि श्री कृष्ण के आगे राधा जी का किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए व्याख्या देखिए, दूती यानी कि सखी श्री कृष्ण के समक्ष कहती है, हे श्री कृष्ण, मैं उस सुंदर रूप वाली राधा के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार करूं, अर्थात वह इतनी सुंदर है कि मैं उसके सौंदर्य का वर्णन कर ही नहीं पा रही हूँ। जब उसे कोई अपनी आंखों से देखता है तो उसे आश्चर्य होता है कि ब्रह्मा ने कितने ही यत्न से उसे संवारा सजाया है। उसके दोनों चरण कमल के समान सुंदर व शोभायमान है। जब वह चलती है तो उसकी चाल से हाथी की चाल का आभास होता है, यानी कि उसकी जो आँखें हैं, ठीक है, जब कोई अपनी जब कोई जो नायिका है उसे देखता है अपनी आंखों से तो उसे विश्वास ही नहीं होता कि ब्रह्मा ने कैसे उसे बनाया, कितने ही यत्न किए होंगे, कितने ही मुश्किल रही होगी जो नायिका है उसे बनाने में, यानी कि राधा को संवारने सजाने में। उसके जो चरण हैं वो कैसे हैं, सुंदर और शोभायमान है। जब वह चलती है तो उसकी चाल कैसी लगती है, हाथी के चालों का आभास होता है। सोने के केले जैसी उसकी सुंदर जांघाओं के ऊपर सिंह की पतली कमर जैसी कमर शोभायमान है, अर्थात उसकी किसकी, राधा की पतली कमर के ऊपर सुमेरु पर्वत जैसा वक्षस्थल है तथा उस विशाल वक्षस्थल के ऊपर दोनों रोज कमल के समान खिले हुए हैं, परंतु ये दोनों रोज रूपी कमल बिना नाल के ही सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विद्यापति ने उनके वक्षस्थल की प्रशंसा की है। आगे देखिए, उसके गले में मणियों से युक्त हार गंगा नदी के समान दिखाई पड़ता है, जिसके कारण ये ओज रूपी कमल कभी नहीं सूखते। राधा के होठ बिंब फल के समान लाल हैं और उसके सफ़ेद दांत अनार के दाने के समान चमकते हैं। उसके चंद्रमा रूपी मुख पर सूर्य रूपी सिंदूर का तिलक शोभायमान है। इस प्रकार सूर्य व चंद्रमा दोनों ही समीप समीप उगे हुए हैं। उसके केश रूपी राहु सूर्य व चंद्रमा के निकट नहीं आता, जिसके कारण वह इन्हें ग्रसित नहीं कर पाता। यानी कि जो बाल हैं नायिका के, राधा जी के जो बाल हैं
वो राहु से उसकी तुलना की है कि केश रूपी राहु जो है सूर्य व चंद्रमा के निकट नहीं आ पाता, जिसके कारण वह उसे ग्रसित नहीं कर पाता। कहने का भाव है कि उसकी केश यानी उसके बाल राशि उलझकर उसके मुखमंडल पर नहीं आती है। हे कृष्ण, हिरण के नेत्रों के समान उसके भी नेत्र अत्यंत सुंदर हैं। उसकी वाणी कोयल के स्वर के समान मधुर है। उसके कटाक्ष में स्वयं कामदेव सुशोभित हैं। उसके मुख रूपी कमल के ऊपर 10 लटे भ्रमर के समान मंडरा रही हैं तथा वे ऐसे प्रतीत होती हैं मानो वह गाधा के सौंदर्य का मधुपान करने के लिए मंडरा रही हूँ। आगे देखिए, कवि विद्यापति कहते हैं कि हे श्रेष्ठ युवती सुनो, इस सारे संसार में लाखीमा देवी के पति राजा शिव सिंह के अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं जो राधा के सौंदर्य को समझ सके। यहाँ पे ये जो दरबारी कवि थे वो राजा शिव सिंह के थे, तो उन्हीं के ऊपर इन्होंने ये पद लिखे हैं, तो उन्हीं का वर्णन यहाँ पे किया गया है, मतलब बार बार उन्हीं की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे भाषा देखिए, भाषा है इसकी मैथिली, अलंकार है अनुप्रास, उपमा, रस है श्रृंगार और छंद है पद। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही पीयू अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।